पिक किया था। वालेकुम नासिर। हाँ, तो सैटरडे हम कर रहे थे संडे करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेट। देखिए, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक करंट कैरिंग कॉइल रख दें तो उस करंट कैरिंग कॉइल के साथ क्या होगा? से आपके पास एक कॉइल है, अब वो रह रहा मंडे और फ्राइडे होता है ना इवनिंग में, आफ्टरनून तो मैग्नेटिक्स का। सो ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने करंट कैरिंग कॉइल रख दी। डायमेंशंस गिवन है, इसको हमने शायद ए कहा था। हाँ ना, लेफ्ट नेट तक हो गया था, राइट। भाई और एक बार और रिस्पॉन्ड ना प्लीज जरा पब्लिकली कर दो, सबका भला हो जाएगा। ये बी था। तो इसमें हम देख चुके थे, इसको हमने कुछ नाम दिया था, इट वाज, इसे ए बी सी डी कहा था। सेक्शन ए बी पर हमने फोर्स कैलकुलेट की थी, ऑन सेक्शन ए बी फोर्स अपवर्ड्स एक्ट कर रही है, विच इज। सेक्शन बी सी पर फोर्स आउटवर्ड्स थी। सी डी पर फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी। डी ए पर ये फोर्स एक्ट करेगी इनवर्ड्स। सो ये जो फोर्स है ये फोर्स आउटवर्ड्स है, और ये जो फोर्स एक्ट कर रही है ये फोर्स इनवर्ड्स है। कुछ फोर्सेस की मुझे मैग्नीट्यूड्स बता दो। एफ बी सी और एफ डी ए का मैग्नीट्यूड क्या था? भाई आप में से जो संडे नहीं था उसने संडे का लेक्चर जरूर अटेंड करा होगा यूट्यूब से। अगर आप क्लास मिस कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगे, वरना तो हो जाएगा, तो जब तक वो टॉपिक खत्म नहीं हो जाता कुछ नहीं समझ में आएगा। सो जो था लेक्चर में उसको आगे समझ में आएगा, या जिसने यूट्यूब लेक्चर के थ्रू समझ लिया था उसे आगे आएगा। बाकी थोड़ी देर वेट करना होगा, अनलेस मैं कोई एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, तब तक तो आपको वेट ही करना। एफ बी सी और एफ डी ए का मैग्नीट्यूड कोई बता दो मुझे कितना था? आयशा, नायला, निदा, मैग्नीट्यूड कितना आया था? मुझे इनके मैग्नीट्यूड्स की जरूरत पड़ जाएगी। अच्छा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड था आई बी बी। ये फील्ड का डायरेक्शन है, इस एंगल को हमने थीटा का। मैं ये प्रूफ करा चुका था कि इस कॉइल के ऊपर जो नेट फोर्स होगी दैट नेट फोर्स इज जीरो। फोर्स तो एक्ट नहीं करे। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर भी बताया था मैंने। देखिए एफ ए बी और एफ ए सी डी ये कुछ ऐसा है कि अगर आप इस पेन को मान लो, एक फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है, एक फोर्स नीचे एक्ट कर रही है। सो दीज टू फोर्सेस ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर फोर्सेस, एक ही लाइन में एक्ट कर रही है। तो ये फोर्सेस रोटेट नहीं करा सकती, ये टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। एफ ए बी and FCD are collinear forces. Collinear forces, they don't contribute to torque.
ए बी और सी डी कोलिनियर फोर्सेस हैं, ये टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन एफ डी सी और एफ डी ए ये नॉन कोलिनियर। एफ डी सी एंड एफ डी ए आर नॉन कोलिनियर। देखो, एफ बी सी इनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, एफ डी ए आउटवर्ड्स एक्ट कर रहा है, सॉरी एफ बी सी आउटवर्ड्स एक्ट कर रहा है, एफ डी ए इनवर्ड्स। तो एक फोर्स बाहर आ रही है, एक फोर्स अंदर जा रही है, तो ये फोर्स इसे रोटेट करा सकते हैं। जैसे पेन है, एक फोर्स में इनवर्ड अप्लाई कर रहा हूँ, एक फोर्स में आउटवर्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये फोर्सेस इसे रोटेट करा सकते हैं। लेकिन अगर एक फोर्स ऊपर है और एक नीचे है, ये फोर्सेस रोटेट नहीं करा पाएंगे। सो एफ बी सी एंड एफ डी ए आर नॉन कोलिनियर फोर्सेस they contribute to torque. सो बस एक छोटा सा काम रह गया टॉर्क कैलकुलेट करने का। तो यहाँ जो टॉर्क होगी वो टॉर्क एफ डी सी और एफ डी ए की वजह से दे विल कॉन्ट्रीब्यूट। अच्छा, मुझे जरा इक्वेशन एक टर्म और बता दो, मुझे जरा बता दो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, और आंसर्स मुझे सबके दिखे। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल, कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा ये बता दो मुझे। कॉइल के मैग्नेटिक मोमेंट का क्या नंबर कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, वेरी गुड। भाई मैग्नेटिक मोमेंट होता है अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन, करंट आए मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ कॉइल। वैसे एक नायला ने करा हुआ है, बाकी किसी ने नहीं किया। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एक साइड बी है एक साइड ए है। सो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया एन आई ए बी। जरा इक्वेशन नंबर बताओगे मुझे, एक एग्जैक्ट इक्वेशन नंबर कौन सा होगा। एफ नेट इक्वल टू जीरो, शायद 4 या 5 इक्वेशन हो गई थी, ये इक्वेशन नंबर बताओ। ये इक्वेशन नंबर 5 है। अच्छा, आपको मुझे डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिसाइड करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट कोई बताएगा मुझको, निदा, स्वालिया, शाहीन, शिबा। हाँ, करंट के साथ फिंगर कर्ल कर दो, जहां भी थंब जाएगा करंट के साथ कर्ल करो, जहां भी थंब जा रहा होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, फिंगर एंटी क्लॉकवाइज कर दो, जहां भी थंब जा रहा होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। तो इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जहां भी कॉइल का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक मूवमेंट काम कर रहा है। इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा, इसके बाद अब आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, अगर मैं ये सी डी ले लूं तो ये ऐसा है, अगर ये जो मैं हाथ दिखा रहा हूं दिस इज माई कॉइल, सो परपेंडिकुलर टू द कॉइल दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट। एग्जैक्टली बाहर नहीं आ रहा, कुछ एंगल पर टिल्ट हो, ये मैग्नेटिक। अब देखिए, टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि कपल का अगर केस दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस एंगल इज थीटा। जो
इनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, उसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। एक ये है ना, देखो, एक फोर्स इनवर्ड्स एक्ट कर रही है, एक आउटवर्ड्स एक्ट कर रही है। जो इनवर्ड्स एक्ट कर रहा है उसे मैंने नीचे दिखा दिया, जो आउटवर्ड्स एक्ट कर रहा है उसे मैंने ऊपर दिखा दिया। तो ये तो वायर हो गई सीडी। इसमें एक फोर्स अपवर्ड्स एक्ट कर रही है विच इज एफबीसी, एक फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है विच इज एफडी। और इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज सी। दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सी। सो को मुझे बताएगा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है अगर दो फोर्सेस दी हुई हैं। जरा आंसर्स लिखना शुरू करो। फॉर्मूला क्या होगा टॉर्क का? फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। हाँ देखो थोड़ा, भाई अबू हरेरा, आयशा, हाँ, जब भी रिप्लाई किया करो ना एवरीवन वाले में किया करो ताकि सबको दिख जाए आंसर्स। हाँ जी। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? इट्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ जो टॉर्क एक्ट करेगी ना, कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक है। वेरी गुड, एफ बी सी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सीई। और ये जो सी डी साइड है इसकी लेंथ है ए। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 6। इतना लिखिए, फिर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। इतना लिख लीजिए और मुझे बताते जाइए कहीं कोई डाउट। तुबा, आपको एक आध दिन जरा प्रॉब्लम होगी, मैं इसीलिए जरा आपको ऐड नहीं कर रहा था कुछ दिनों से बैच में। अभी आज की क्लास आपके लिए प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, इसके बाद चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। मुझे बुलाना तो आपको 2 क्लास के बाद था, मैंने अभी सिर्फ इसलिए ऐड कर लिया कि एक दो दिन में ना आप जरा यूज टू हो जाओगे, जरा ये ऑनलाइन टीचिंग वगैरह इस सब से एक दो दिन में आप आदी हो जाएंगे। फिर आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी जब मैं फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करूंगा। बस ये मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। सना ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाते बच्चे, और क्रैश कोर्स में तो सिर्फ फर्स्ट बुक 11th होती है। क्रैश कोर्स था ना, उसमें सिर्फ 11th का, तो भी 11th का पूरा सिलेबस का वादा नहीं था, 60% का था। तो टाइम बचता चला गया, मैं कराता चला गया। ऑप्टिक्स वगैरह थोड़ा ना कराया जाता। तो लास्ट ईयर जो कराया था मैंने, आपको उसी से रिवाइज करना। इतना लिख डालिए, जब हो जाए तो मुझे बताइए। भाई सबने लिख लिया क्या? नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको रब करते हैं। देखो यार, एफ बी सी का मैग्नीट्यूड बता देना जरा मुझे कितना है। एफ बी सी का मैग्नीट्यूड बता दीजिए मुझे कितना है। हाँ जी, एफ बी भी है, आई बी भी, चलो। एफ बी सी तो चलो पता है हमें ना। आई ए भी नहीं है।
आई बी कैपिटल बी, दैट्स इक्वेशन नंबर 7। अच्छा, अब मुझे जरा ये बता दो सीई कैसे निकाल सकते हैं? जो ट्राइंगल है ना सीईडी, इससे जरा सोचो सीई कैसे ले सकते हैं, सीई कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, सीईडी में सीई साइड कैसे आ सकती है? कॉस थीटा, अबू हुरैरा फिर प्राइवेट, एवरीवन वाला। देखो शाहीन और अबू हुरैरा दोनों का सही है। और अबे देखो हाइपोटेनस पता है, बेस पूछ रहा है। हाँ जी, कॉस थीटा इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो सी ई आ गया, इट्स ए कॉस थीटा, दैट्स। अब आपका काम सिर्फ इतना है, किसी तरह से 7 और 8 को 6 में रख देना है। तो ये टॉर्क आ गया आई बी बी मल्टीप्लाइड बाय ए कॉस थीटा। अच्छा, ये बी इंटू ए को कुछ लिख सकते हैं? ए इंटू बी को कुछ लिख सकते हैं? चलो, किसी को नहीं पता। हाँ चलो, आंसर एरिया। यस, ए इंटू बी क्या होगा, एरिया हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं आई ए बी कॉस थीटा। अगर इस कॉइल में एन टर्न्स हैं तो सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि ये एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो काम आपने एक के लिए किया है वो एन के लिए होगा। इफ कॉइल हैव एन टर्न्स, हाँ, तो टाउ को लिख सकते हैं एन आई ए बी कॉस थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 9। अच्छा, यहां कहीं मैग्नेटिक मोमेंट दिख रहा है किसी को नाइन्थ में? नाइन्थ में किसी को मैग्नेटिक मोमेंट दिख रहा है? एन आई ए, वेरी गुड। इस एन आई ए को फिफ्थ में लिया था, फिफ्थ में लिखा था ना एन आई ए, उसे नाइन्थ में रख दो। तो ये आ जाएगा टॉर्क इज एम बी कॉस थीटा। ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया, टॉर्क इज एम बी कॉस थीटा। अब काम ये है कि थीटा जो एंगल है, थीटा है एंगल बिटवीन plane of coil and magnetic field। बट मैं जरा इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे थीटा की टर्म्स में आंसर्स चाहिए नहीं। मुझे एक और वेक्टर की टर्म्स में चाहिए जिसका डायरेक्शन कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मुझे अल्फा की टर्म्स में चाहिए, अल्फा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो बताएगा यार मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या था? Angle between magnetic movement is perpendicular to coil and magnetic। अच्छा यार, इतना लिख लो, अब स्पेस नहीं है मेरे पास, इतना लिख डालो।
चलिए इतना लिख लिया सब लोगों ने, अब देखिए नेक्स्ट। भाई इस चैप्टर के साथ साथ ना, इस डेरिवेशन के साथ आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। रिवाइज करते हैं। तो देखो, अगर मैं इस चीज को आपको ज्योमेट्रिकली दिखाऊं, इफ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज प्लेन ऑफ कॉइल, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट। तो अगर इस एंगल को मैं थीटा कह रहा हूं, तो ये वाला एंगल अल्फा है। कोई इस डायग्राम को देखकर बता सकता है थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। थीटा और अल्फा में रिलेशन क्या है? अच्छा, कोई नहीं बताएगा? अरे वेरी गुड। थीटा प्लस अल्फा इज 90, सो थीटा आ गया 90 माइनस अल्फा। भाई दोनों, ये थीटा ये अल्फा, दोनों को ऐड करोगे तो 90 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 11 कह दीजिए। 11 को 10 में रख दीजिए। जब आप 11 को 10 में रख दोगे तो टॉर्क हो जाएगा एम बी कॉस 90 माइनस अल्फा। कॉस 90 माइनस अल्फा को आप साइन अल्फा कह सकते हैं। कॉस 90 माइनस अल्फा को आप साइन अल्फा कह सकते हैं। कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा इज साइन। सो टॉर्क का एक्सप्रेशन आ जाएगा, टॉर्क इज एम बी साइन। सो कॉइल पे जो टॉर्क एक्ट कर रही है, दैट टॉर्क इज एम बी साइन। अब इसे आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो। इन वेक्टर फॉर्म, torque is m cross d naught. So this is torque. वेक्टर फॉर्म में ये टॉर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा, दैट टॉर्क इज m क्रॉस। अब ये याद रखना, जब आप m क्रॉस भी ओपन करोगे तो साइन अल्फा आएगा। अल्फा किसमें एंगल है? मैग्नेटिक मूवमेंट, जो कि परपेंडिकुलर टू द कॉइल है, और मैग्नेटिक फील्ड। इतना लिखिए, फिर इसमें स्पेशल केसेस कर। इसमें कोई डाउट है तो बताइए।
हाँ तो नवेद क्या कह रहा है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है। नवेद 5 मार्क का आता है यार, 5 मार्क फ्री में थोड़ा ना दे देगा। चलो जी। सो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन था एम क्रॉस बी। तो अगर आता है आपसे ये सारी चीजें कैलकुलेट करवाएगा। हाँ नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत हैं इस डेरिवेशन में। पहले आपसे कहेगा ये प्रूव करो कि नेट फोर्स जीरो है, फिर कहेगा टॉर्क कैलकुलेट करो अगर नेट फोर्स जीरो है। चलिए साहब इसको रब कर दूं। अब इसमें कुछ केसेस आते हैं, केस वन। अच्छा मुझे एक आखिरी बार बता दो, कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे के पैरेलल होता है या परपेंडिकुलर होता है? बस इतना बता दो मुझे एक बार, आंसर दे दो। प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। हाँ तो प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये याद रखिएगा। सो केस वन, इफ मैग्नेटिक मूवमेंट, चलो अच्छा है, इफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, है ना, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, या रुको ऐसा मत करो, पहले और आसान केस लेते हैं, पैरेलल हो जाए। मुझे बताओगे प्लेन ऑफ कॉइल कैसा होगा? क्या प्लेन ऑफ कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा? प्लेन ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक मूवमेंट अगर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो प्लेन ऑफ कॉइल के साथ क्या आएगा? हाँ प्लेन ऑफ कॉइल, अरे प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक मूवमेंट परपेंडिकुलर होते हैं ना, दैट इज प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक। भाई ये था मैग्नेटिक मूवमेंट is perpendicular to plane of coil। मैग्नेटिक मूवमेंट प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर होता है। सो देखिए, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, और ये प्लेन ऑफ कॉइल। तो प्लेन ऑफ कॉइल ऐसे रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, बट मैग्नेटिक मूवमेंट पैरेलल। जब आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे ना, टॉर्क विल बी एम बी साइन अल्फा होता है, साइन जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स तो हर हाल में जीरो होता है। जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने कॉइल रख दी, अल्फा की कोई भी वैल्यू, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो फोर्स हर हाल में जीरो, एफ नेट इज जीरो। तो आप कह सकते हो कि आपकी जो कॉइल है वो कॉइल इक्विलिब्रियम है। यहाँ आप जो कॉइल यूज कर रहे हैं, कॉइल इज इन इक्विलिब्रियम। इसी तरह से केस टू देखिए, इफ मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये बता दो, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट फील्ड के परपेंडिकुलर है तो प्लेन कैसा होगा? प्लेन ऑफ कॉइल कैसा होगा?
हाँ, प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू फील्ड। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना, एक परपेंडिकुलर है तो दूसरा पैरेलल हो जाएगा। अगर कहीं रेडियल फील्ड कह रहा है तब भी इसका मतलब यही वाला केस है। अगर कहीं कह रहा है कि फील्ड रेडियल है, इसका मतलब भी यही है, यही वाला केस हो, ये रेडियल फील्ड। तो रेडियल फील्ड में जो टॉर्क होगी दैट विल बी mb sin 90, मीन्स टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगी एंड दैट मैक्सिमम टॉर्क इज m, मैक्सिमम टॉर्क एक्ट कर रही होगी डाइपोल। सो इसको मैं ड्रॉ ऐसे कर सकता हूँ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, this is your magnetic moment, angle between them is 90. So ये अगर magnetic moment is perpendicular to magnetic field, plane of coil is parallel to field. चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़ो। ये हो सकता है मैं वीक में ना क्लासेस थोड़ी सी कम कर दूं, जो हम 4 days क्लास ले रहे हैं 4 days की जरूरत नहीं है। ये सेकंड बुक में तो बहुत ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, सेकंड बुक से तो सब कुछ ही खत्म कर दिया। जो 30% पोर्शन हटाया है वो सेकंड बुक से हटाया। तो सेकंड बुक ऑलमोस्ट 40% होती थी, उसमें से 30% हटा दिया, तो 10-15% बचा हुआ है सेकंड बुक। फर्स्ट बुक में भी सिर्फ 2 ही चैप्टर्स आपके मेजर बचे हैं, 6th और 7th, बाकी सब खत्म। शायद अब मैं नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी कम कर दूं और हम टेस्ट वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दें, असाइनमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दें। एक क्लास कम कर कर हो सकता है मैं एक न्यूमेरिकल वाली क्लास लगा दूं, इसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल सॉल्व किया करें, रिवाइज कर लें चीज़ों को। अच्छा, अगर इतना लिख लिया तो रब कर दूं इसे। अच्छा, ये टॉपिक खत्म हुआ। इसी की एप्लीकेशन है गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट्स मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैं आज शुरू नहीं करूंगा, इसे मैं थर्सडे स्टार्ट करूंगा। इससे पहले आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कर दें। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पहले आपका काम है, आप एनसीईआरटी वर्कआउट करोगे पूरी, चैप्टर नंबर 4th ऑफ एनसीईआरटी। सिर्फ गैल्वेनोमीटर वाले क्वेश्चंस आप छोड़ोगे, बाकी क्वेश्चंस आप वर्कआउट करेंगे। और जो डाउट्स होंगे आप मेरे साथ थर्सडे डिस्कस करो। पहले हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब ऐसे ही करेंगे, ज्यादा स्ट्रेस अब न्यूमेरिकल्स पर होगी, थोड़ा बहुत आपके होमवर्क के ऊपर। अगर मैं इसी स्पीड से चला तो अगले 1-1.5 महीने में सब वाइंड अप हो जाएगा। चलिए आज इसे हम यहीं छोड़ते हैं, इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे थर्सडे। तब तक आप इसको वर्कआउट करिए। और जिन बच्चों का बैकअप भी अभी चल रहा है, वो बैकअप वाले पर ज्यादा देना, वो ज्यादा टफ टॉपिक्स हैं। ये तो अब कंपेरेटिव इजी टॉपिक स्टार्ट हो जाए। जिनका बैकअप चल रहा है उस पर ज्यादा स्ट्रेस दीजिए। मैं शायद यहाँ एक क्लास, बैकअप की एक क्लास बढ़ा दूँ। चलिए भाई आज यहीं छोड़ते हैं।